दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में मूल विधि में आज हमारा होगा सेट नंबर 5वां। इससे पहले हमने आपको 4 सेट दे दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया गया है साथी। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। और एक बात, अगर आप इस क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं, मतलब इस पीडीएफ को देखना चाहते हैं, आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अपना प्ले स्टोर पे अपना ऐप आ चुका है साथी, है ना। तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके और वहां पे प्रीवियस ईयर का एक सेक्शन देगा साथी, वहां पे आप जा करके पूरे सेट को आप देख पाएंगे और उसका मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे एक फर्जी किसी ने बना दिया है। हमारा जो चैनल है साथी वो कैपिटल लेटर में है, HDCLASSES। हमारी जो ऐप का नाम है वो कैपिटल लेटर में है, HD क्लासेज है, कैपिटल लेटर में है, इसको ध्यान रखिएगा, स्मॉल लेटर में नहीं है, ठीक है। एक कोई स्मॉल लेटर में बनाया जो कि गलत है, ठीक है। हमारा ये ऐप है, इसे ध्यान रखेंगे। वहां पे आप जाइएगा और वहां पे प्रीवियस ईयर का सेशन होगा, वहां पे आपको ये पूरा पीडीएफ वहां पे दिखाई देगा, आप वहां से उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, सीधे लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा था कि महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। कह रहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वाधार गृह योजना, सुकन्या समृद्धि या महिला ई हॉट। तो साथ ही यहाँ पे जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू नहीं किया गया था, बल्कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है यानी वित्त मंत्रालय है, इसके द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमारी जो वित्त मंत्रालय है इसके द्वारा साथी ये शुरू किया गया है योजना, ठीक है। तो सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। देखिए कुछ योजना है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन शक्ति, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, स्वाधार गृह योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला ई हॉट, सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते पेपर में, ध्यान रखेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 में लाया गया था, जिसे आप लोग बार बार सुन रहे थे, उस समय चर्चा में था 3 तलाक कानून, शादी तलाक लिखते हैं ना, तो 3 तलाक नाम का जो कानून था, आपने बार बार सुना कि मोदी जी इसको लेकर आए हैं और ये 2019 में आया है। उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि यह कानूनी रूप से 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना गया है। कानूनी रूप से यहाँ पर लिख देते तो अच्छा होता, कानूनी रूप से 19 सितंबर 2018 से प्रभावी माना गया है। बात बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर 2019 में आया, नहीं, पहले से अस्तित्व में था, लेकिन कानूनी रूप से साथी इसे 2018 में ही मान्यता दे दिया गया था, लेकिन संसद में बाद में 2019 में फिर से अधिनियम ला करके इसे बाकायदे लागू कर दिया गया, ठीक है। इस कारण से ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, कंफ्यूजन बन जाएगा, ठीक है। सेकंड कह रहा कि अधिनियम में धारा 4 दिया हुआ है और उसमें बताया गया है कि तलाक क्या चीज होगा, और ये कह रहा कि इस अधिनियम के धारा 4 के अनुसार यदि कोई मुस्लिम पति है जो अपनी पत्नी को धारा 3 में निर्दिष्ट रीति में तलाक की घोषणा करता है, तो उसे कम से कम 5 साल तक की सजा मिल सकती है या उसे कुछ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 5 वर्ष की जो ये सजा का बात किया गया है, ये 5 वर्ष नहीं होगा, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे साथी। सजा से तो संदेह होगा, लेकिन यहाँ पे 5 साल नहीं होगा साथी, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, आपका बी वाला गलत, केवल ए हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर, पहला हो जाएगा सही जवाब। अभी चर्चा करेंगे कितना होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। याद रखेंगे कि इस कानून का नाम क्या है, तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कहाँ पे है, तो बोलचाल में इसे 3 तलाक कानून कहते हैं, पूरे भारत में लागू है। 2019 में इसे विधिवत कानूनी रूप धारण किया है गया है, मतलब कानूनी रूप से लागू कर दिया गया है, लेकिन 2000 ये जो है साथी 19 सितंबर 2018 से ही प्रभावी माना गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ऐसे पूछेगा कि इस अधिनियम ने कानूनी रूप कब धारण किया, ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। यही सवाल यहाँ से बन सकता है, अगर बनेगा कि कब से प्रभावी माना जाता है, तो सितंबर 2018 से, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा साथी आगे चल के 19 सितंबर 2018 को ही तत्कालीन 3 तलाक को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, लेकिन अच्छी रूप से लागू नहीं था। अधिनियम बनाकर के विधिवत रूप से 2019 में सरकार ने इसे लागू कर दिया है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस यही पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना। 19 सितंबर का डेट अगला कह रहा कि मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की डाट के तहत किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों के द्वारा, जैसे 3 बार शायद कहते हैं तलाक तलाक तलाक, तो तलाक मान लिया जाता है।
चाहे बोले गए हों या लिखित हों, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप का मतलब वही साथी जो हमारे आईटी एक्ट 2000 में जो दिया गया है, आईटी एक्ट 2000 में जो दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक रूप, वही इलेक्ट्रॉनिक रूप यहाँ पर भी लागू होता है। और जितनी भी ऐसी शब्दावलियां जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप का प्रयोग हुआ है वहाँ पे याद रखेंगे आप लोग आईटी एक्ट 2000 ही के प्रावधान लागू होते हैं, यानी इसका परिभाषा आईटी एक्ट 2000 में दिया गया है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि चाहे लिख के कहो, चाहे बोल के कहो, चाहे एसएमएस करके कहो, चाहे किसी अन्य रीति से कहो, तलाक की कोई घोषणा शून्य होगी या अवैध होगा, ठीक है। ये कहाँ पे कहा गया है, ये बात आपसे पूछ रहा है कि किस धारा में कहा गया है। तो मेरे भाई धारा 3 में कहा गया है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि अगर धारा 3 का कोई उल्लंघन करता है तो उसे सजा मिलेगा। तो धारा 3 में ऐसा दिया क्या है, तो धारा 3 में दिया गया है कि वो माध्यम, वो तरीका, यानी तलाक ग्रहण करने का, यानी तलाक देने का साथी, ग्रहण करिए या देने का तरीका जो दिया गया है वो धारा 3 में दिया गया है साथी। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम पति अपनी पत्नी को चाहे शब्द के द्वारा, चाहे बोल से, चाहे लिखित, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रूप से, चाहे किसी अन्य रूप से तलाक की घोषणा करेगा, वह कैसा होगा, शून्य होगा या अवैध होगा, ठीक है। तो ये बात लिखी गई है धारा 3 में, इसे ध्यान रखेंगे। अगला, मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को धारा 3 में वृद्धि से तलाक की घोषणा करता है तो वह तक की अवधि के लिए दंडनीय होगा और जुर्माना भी। अब देखिए ऊपर आप पहला वाला क्वेश्चन याद रखिए, वहां पे 5 साल दिया गया था, तो यहाँ तो ऑप्शन में 5 साल है ही नहीं है, क्योंकि 5 साल के लिए नहीं। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे सर, याद रखेंगे धारा 3 में कहा गया है प्रकार कैसे, मतलब कैसे देंगे आप उसे, मतलब तलाक कैसे देंगे, ठीक है। धारा 4 में क्या कहा गया, धारा 4 में कहा गया है कि अगर आप धारा 3 के में जो बातें लिखी हैं उसके तहत अगर आप तलाक देते हैं, ठीक है, जैसे लिख के, बोल के, डिजिटली रूप से या किसी अन्य रूप से, उस तरीके से अगर आप तलाक देते हैं तो भाई आपको सजा मिलेगी, और ये सजा के लिए आप तैयार रहिएगा, आपको 3 साल का कारावास हो सकता है, 3 साल के कारावास से भुगतान हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ पेनल्टी यानी जुर्माना भी लगाया जा सके। तो याद रखेंगे धारा 4 में ये बात कहा गया है कि 3 साल की सजा मिलेगी, जबकि ऑप्शन 2 में क्या था, 5 वर्ष के लिए, जो इसीलिए वो ऑप्शन गलत था, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना, तो ये बात लिखा गया 3 साल, और 3 साल कहाँ पे लिखा गया, तो आप बताओगे सेक्शन नंबर 4 में लिखा गया साथी, है ना, ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, मतलब मुझे ही मान लीजिए, ठीक है, हमारी विवाह हो जाती है मिसेज के साथ, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, कोई ऐसा नाम मान लीजिए जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है। हमने क्या किया साथी, इनको व्हाट्सएप कर दिया, और व्हाट्सएप में हमने 3-4 बार तलाक 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 जैसा कुछ लिख दिया, तो ये तलाक मान लिया जाता था, पहले मान लिया जाता था, ठीक है। पर अभी क्या है कि अगर ए नाम के भाई साहब ने ऐसा लिखा है और XZ नाम की जो महिला है इन्हें ये शब्द प्राप्त होता है, तो ये क्या करेंगे, ये जाएंगे साथी न्यायालय पर, ठीक है, न्यायालय में जाएंगे। अब देखिए न्यायालय में प्रथम न्यायिक वर्ग के मजिस्ट्रेट के पास ये जाते हैं, क्योंकि सीधे उच्च न्यायालय तो पहुंचेंगे नहीं, जिला न्यायालय पर ही जाएंगे, और जिला न्यायालय पे आप जानते हैं कि वहां पे न्यायिक मजिस्ट्रेट का काम वही करते हैं साथी, है ना, जिला न्यायाधीश साहब करते हैं, ठीक है। तो न्यायालय के पास जाएंगे तो न्यायालय सीधे सीधे हम पकड़ेगा ए नाम को, कहेगा भाई देख, पहली बात तो तुमने इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने के कारण इस प्रकार का कोई भी जो तलाक है, इस प्रकार का कोई भी जो तलाक है वह मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 के तहत अवैध है। पहली बात तो वो कैसा हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ठहरे जिद्दी आदमी, हम नहीं मान रहे हैं, तो कहेगा ठीक है, नहीं मान रहे हो, ठीक है। अभी इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय नागरिक न्याय संहिता के अनुसार मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत ए नाम के भाई साहब को 3 साल की सजा और साथ में 5,000 रुपए तक की जुर्माना के साथ सजा सुनाई जाती है। तो भैया 3 साल के लिए हमें जेल हो सकता है और 500 रुपए हमें जुर्माना देना पड़ सकता है, 5,000 रुपए जुर्माना, मतलब जो भी राशि लगे वो जुर्माना हमें दिया जा सकता है, और ये सब कैसे होगा, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग होगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो 3 साल की सजा अपने समझ में आ गया होगा क्या क्या फंडामेंटल है। धारा 5 में क्या कहा गया है, धारा 5 में देखिए क्या बातें कही गई है। धारा 5 में कहा गया कि कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की घोषणा की गई है, ठीक है, पति से स्वयं के लिए और आश्रित संतान के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी जो मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाए। मान लीजिए, है ना, हमने दे तो दिया तलाक, ठीक है,
मान लीजिए हमने XZ नाम की महिला को तलाक दे दिया, अब हम भी अपनी जिद पर आ गए, ये भी अपनी जिद पर आ गई, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम दे तो दिए तलाक, अब हम तुमसे मिलते हैं। तो भाई ये महिला साहब गई माननीय मजिस्ट्रेट जी के पास, माननीय डीएम साहब जी के पास गई, जो कि उस समय न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे, सही है ना। तो डीएम साहब के पास गई, बोली भाई इन्होंने हमको तलाक दे दिया, ठीक हमें मंजूर है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा भत्ता उत्ता चाहिए। तो कहेंगे तलाक में तो कोई भत्ता उत्ता नहीं होता है भाई, डिवोर्स में तो होता है, तलाक में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कहेंगे नहीं, डीएम साहब कहेंगे बिल्कुल आपको मिलेगा। ये भाई साहब सोच रहे थे कि नहीं हमको भत्ता उत्ता नहीं देना पड़ेगा, लेकिन माननीय डीएम साहब ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आपको भत्ता देना पड़ेगा, क्योंकि एक नया नियम बना है जिसका नाम है मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019, और उस अधिनियम की धारा 5 के तहत अगर XZ चाहती हैं तो वो अपने लिए, ठीक है, अपने लिए, और अगर इनका कोई छोटा सा बच्चा है तो अपने आश्रित संतान के लिए, ठीक है, अपने संतान के लिए साथी वो क्या कर सकती हैं, निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की हकदार होंगी। और ये भत्ता कितना होगा इसका निर्धारण माननीय डीएम साहब के द्वारा किया जाएगा, न कि किसी अन्य कानून के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कितना अच्छा हुआ वो आप समझ सकते हैं, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं के लिए काफी फायदा हुआ। इसके कुछ प्रोजेज एंड कॉन्सेस भी हैं। तो धीरे धीरे चीजें जब सही होने लगती हैं समय के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ सती नाम का प्रथा एक हुआ करता था, जो कि बहुत ही अभद्र रहा, लेकिन समय अनुसार आप जानते हैं सती प्रथा का अंत हुआ, और आज के समय में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे अभद्रता माना जाएगा। कुछ समय बाद लोग इसे स्वीकार किए और अब ये चल रहा है, लेकिन जब इसे बंद किया गया था तो उस समय जिसने भी इसको बंद किया होगा उसकी काफी तीव्र आलोचना हुई होगी साथी, है ना। तो ऐसी कोई भी अगर बुराइयां हैं बंद हो जाना चाहिए, चाहे किसी धर्म में है। बात करेंगे मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 के डाट के तहत कोई विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की घोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं के लिए और अपने आश्रित संतान के लिए ऐसी रकम का निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जाएगा। और ये बात कहाँ लिखी गई है, तो आप कहोगे सर धारा 5 में लिखी गई है, ठीक है। धारा 6 में क्या कहा गया है, तो आपने क्या क्या पढ़ा, अगर एक बार देखा जाए तो आप कहोगे सर धारा 3 में हमने प्रक्रिया पढ़ा, धारा 4 में सजा पढ़ा, धारा 4 में हमने विशेष भत्ता पढ़ा, धारा 5 में हमने भत्ता पढ़ा, धारा 6 में क्या है, कहता है धारा 6 कि कोई विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की घोषणा की अपने पति या स्वयं के लिए, संतान के लिए आश्रित रकम के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित ये होगा साथी, है ना। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन को सही करिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग कंफ्यूजन बना दिए हैं। देखिए 2 चीजें होंगी साथी, क्या क्या चीजें होंगी, धारा 5 6 को एक साथ समझिएगा। धारा 5 में और धारा 6 में क्या अंतर हो रहा है। धारा 5 में कहा गया है कि वो जो मुस्लिम महिला होंगी वो निर्वाह भत्ता प्राप्त करेंगी, है ना, निर्वाह भत्ता प्राप्त करेंगी साथी, यानी वो पैसा प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। निर्वाह भत्ता किसके लिए प्राप्त कर सकती हैं, 2 जन के लिए प्राप्त कर सकती हैं, अगर वो अकेली हैं तो स्वयं के लिए मांग सकती हैं, और अगर कोई संतान है तो इनका जो आश्रित संतान होगा जो इन्हीं के ऊपर होगा, उस आश्रित संतान के लिए वो भत्ता मांग सकते हैं, ठीक है। अब इस भत्ते का निर्धारण कौन करेगा, तो आपने अभी देखा मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। पहली चीज मजिस्ट्रेट के साहब मतलब मजिस्ट्रेट इसकी चीजें को साथ ही तय करेंगे, ठीक है। अच्छा, धारा 6 में क्या कहा गया है, याद रखेंगे। धारा 6 में कहा गया है कि अगर मान लीजिए जो बच्चा है, ये जो महिला का बच्चा है वो अवयस्क है, कैसा है साथी, अवयस्क है, तो उसके लिए कस्टडी की डिमांड ये कर सकते हैं, ठीक है। कस्टडी कहने का मतलब यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी मजिस्ट्रेट ही तय करेंगे साथी। तो अभिरक्षा के लिए ये मांग कर सकते हैं साथी, अभिरक्षा, ठीक है, अभिरक्षा की मांग साथी कर सकते हैं। अगर वो बच्चा वो है तो उसकी अभिरक्षा की डिमांड यहाँ पे किया जा सकता है, और इसमें निर्वाह भत्ता का डिमांड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना होगा। तो 5वां यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा राइट आंसर, यानी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ए यानी पहला, ठीक है। यहाँ पे ये गलत प्रिंट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देंगे साथी। एक पॉइंट को और याद रखेंगे, धारा 7 में क्या कहा गया है। धारा 7 में ये कहा गया है कि भाई देखो, भारतीय नागरिक न्याय संहिता, ठीक है, जो BNNS है, BNNS के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति है जो इस अधिनियम के तहत अपराध करता है, कैसा अपराध करेगा, धारा 3 के तहत जो भी बातें दी गई है उस संदर्भ में अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए जो सजा होगा, यानी जो अपराध होगा वह अपराध कैसा होगा साथी, अपराध संज्ञेय होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, संज्ञेय होगा साथी। तो यहाँ पे याद रखेंगे अपराध कैसा होगा साथी, संज्ञेय होगा साथी, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, डाउट तो नहीं है, नहीं,
अगला देखिएगा, तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता था, उस पर हमने चर्चा किया। अब हम बच्चों से संबंधित कुछ विधिक प्रावधान है साथी उस पर चर्चा करते हैं, जहां से सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, अल्प व्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई थी? मेरी कहानी अब जरा सा सुनना ध्यान से। बचपन में मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बुक पढ़ रहा था एकदम बढ़िया सा, ठीक है, और वो बुक साथी हॉरर थी। हॉरर का मतलब एकदम खूनिया, ठीक है। मैं आपको बताऊं उसमें कोई एक, अब तो मान लीजिए डिजिटल है, मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा छोटा सा भांजा है, अभी बहुत छोटी सी उम्र है, वो रात भर वही खूनिया चुकिया भूत वाला देखता है और रात भर वो आता है। तो मैं भी ऐसे कुछ स्टोरी पढ़ा था, उसमें स्टोरी चलता था, है ना। तो पूरी रात फिर मुझे वो चीज, पूरा रात और कई दिन तक मुझे वो हॉरर चीजें समझ में आई, और मैं आपको बताऊं ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि मतलब कि रात में बिस्तर से नहीं उठा जा सकता था। मतलब आप समझिए कि ऐसी स्थिति भी आ गई थी जीवन में, है ना। तो अब आप मुझे बताइए, ये चीजें हैं। अब मैं आपको ये किस लिए बताया, इसलिए बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रकाशन ऐसे होते हैं, कुछ प्रकाशन ऐसे होते हैं, कुछ पब्लिकेशन ऐसे होते हैं, अगर हम उसे पब्लिक करते हैं और अगर उसे कोई ऐसा बच्चा पढ़ता है जो अल्प व्यय हो, जिसकी आयु छोटी हो, कम हो सकता है कि उस हॉरर स्टोरी को पढ़ करके उसके दिमाग में कोई दिक्कत आए, हो सकता है वो खुराफात करे। जैसे अभी हाल ही में एक आपने रेप कांड पढ़ा हुआ होगा कि एक कोई महिला डॉक्टर थी, पूरे भारत में आलोचना किया गया उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति ने कोई ऐसी पॉर्न साइट्स देखी, मूवीज देखी, और जो अप्लाई करते हुए उस डॉक्टर महिला के ऊपर वो हावी हो गया। वो अपहानिकर चित्र था साथी, है ना। ऐसे ही मैं मान लीजिए आपको एक कोई हॉरर बढ़िया कहानी वाला किताब देता हूँ, जिसमें टाइप्स ऑफ मर्डर कैसे करें वो सब मैं आपको लिख के दे दूं, उसका प्रकाशन करूं, नए नए तरीके मैं आपके लिए अप्लाई करूं, तो हो सकता है कोई बच्चा उस तरीके को सीख करके अप्लाई करके किसी का मर्डर कर दे, है कि नहीं है, किया जा सकता है साथी, है ना। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, ऐसे प्रकाशन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा 1956 में एक अधिनियम लाया गया था, जिसका नाम है अल्प व्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम। वर्तमान में सरकार ने आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ एनसीईआरटी 7 से मुगल साम्राज्य को हटाने की बात की गई है, क्योंकि वहां पे कहा जा रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे जनता में भड़काव पैदा होगा। अब कहाँ तक सही है वो आप एनसीईआरटी कभी पढ़िए, तब आप समझ पाएंगे, है ना। लेकिन अब सरकार ने कहा है तो हमें बात माननी पड़ेगी। तो इसीलिए साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा अल्प व्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 28 दिसंबर 1956 को अस्तित्व में ला गया, और इस प्रकार बी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मतलब तो आप समझ गए होंगे इसका क्या होगा। तो मतलब यही होगा कि 28 दिसंबर 1956 को यह अधिनियम लाया गया था, संपूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम 1 फरवरी 1957 को प्रवर्तन में आया था, और इसमें साथ ही कितना है, कुल 7 धाराएं हैं। उद्देश्य क्या है, अल्पव्यय व्यक्तियों के लिए अपहानिकर प्रकाशन के प्रसार को रोकना है, ठीक है। वही उद्देश्य है कि जिसको पढ़ करके आप खून खराबा ना करिए, डरिए मत, उन सारे प्रकाशन पे रोक लगाता है यह अधिनियम कानूनी रूप से। आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन, अल्पव्यय व्यक्ति अपहानिकर अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सा है सही होगा साथी। करा कि अधिनियम के तहत अपहानिकर प्रकाशन से आशय ऐसी पुस्तक या ऐसी पत्रिका, ऐसी पुस्तिका, ऐसा पत्रक या ऐसा समाचार पत्र या ऐसा कोई अन्य प्रकाशन से है जिसके अंतर्गत चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना कहानियां शामिल है। यहाँ तक कि भूतिया कहानी वहानी भी आप नहीं बना सकते हैं, पर अब ध्यान कोई नहीं देता है साथी, दिक्कत इसी बात का है। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं, इस पर रोक लगाई जा सकती हैं, है ना। हालांकि यूट्यूब इन सब चीजों पर ध्यान रखता है, ठीक है। अधिनियम के अनुसार अल्पव्यय व्यक्ति से आशय है 20 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है साथी, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब, ठीक है। देखिए अल्पव्यय व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन अधिनियम 1956 के बारे में अधिनियम की धारा 2 क के तहत अपहानिकर प्रकाशन की परिभाषा दी गई है, और इसमें कहा गया कि देखो अपहानिकर प्रकाशन से मतलब ऐसा कोई पुस्तक, ऐसी कोई पत्रिका या पुस्तिका या कोई पत्रक, समाचार पत्र या ऐसा अन्य कोई प्रकाशन है जिसके तहत चित्रों की सहायता से या चित्रों के बिना कहानियां छापी गई हैं, वो अपहानिकर प्रकाशन मानी जाएंगी, ठीक है। अधिनियम की धारा 2 ग के तहत अल्पव्यय व्यक्ति से आशय जिसकी आयु साथी कितनी हो, 20 वर्ष से कम हो, वो अल्पव्यय व्यक्ति कहलाएगा। अब सवाल में जानते हैं क्या दे देगा, ऑप्शन में 18 दे देगा, तो ज्यादातर लोग 18 मार के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अधिनियम की धारा 7 के तहत इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी अपराध कैसा होगा, तो साथ ही संज्ञेय होगा, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। BNNS से अगर इसका कभी भी इसकी जरूरत पड़े तो BNNS कहेगा कि भाई ये जो है इस अधिनियम के तहत अगर कोई अपराध किया जाएगा तो वह संज्ञेय अपराध होगा, ठीक है। एक ही 2 क्वेश्चन हमें वहां पे समझना था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन साथी जिसमें हम बाल विवाह, देखिए आप कहोगे सर सातों पढ़ाओ तो हमारे काम का नहीं है बाबा,
जितना कम का है वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उससे ज्यादा पूछेगा इन्हें, सवाल ही नहीं होता है, अनुभव के साथ बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है कि साथी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 इसे कब लागू किया गया था। यहाँ से आपके पेपर में सवाल आया हुआ है, 2021 में भी 2017 में भी सवाल अच्छे खासे पूछे गए हैं, नो डाउट कि 2025 में भी सवाल आएगा और लोग गलत करके आएंगे, पर आप नहीं करोगे अगर पूरा वीडियो ध्यान से देख ले तो। कह रहा साथी कि कब लागू किया गया भाई, तो 1 नवंबर याद रखेंगे 2007 को ये पूरा अधिनियम लागू हुआ। 1 नवंबर 2007 से यह पूरा अधिनियम लागू होता है। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, बी हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर। देखिएगा बाल विवाह प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, अधिनियम 2006। यह अधिनियम बाल विवाह के अनुष्ठानों के प्रतिषेध और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों के उपबंध करने के लिए एक अधिनियम है। राष्ट्रपति के द्वारा 10 जनवरी 2007 को मंजूरी मिला था और 1 नवंबर 2007 से पूरे भारत में साथ ये लागू है। और यह अधिनियम अगर भारत के बाहर भी कोई भारतीय नागरिक रह रहा है तो भारत के बाहर सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने बेटे को लेकर के अगर किसी कहीं विदेश में जाकर के विवाह करा देंगे तो मान लिया जाएगा, नहीं भाई, वो भी नहीं माना जाएगा। अगर आप भारतीय हैं, भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन आप तभी भी भारतीय हैं तो आप पर भी ये अधिनियम लागू होता है। तो बहुत खतरनाक अधिनियम है, ध्यान रखना। अगला सवाल कर रहा साथी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करना है तथा उससे संबंधित अथवा उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध किया गया है। बिल्कुल सही है। अधिनियम में कुल 21 धारा है, ये बात भी सही है। बाल विवाह का मतलब क्या होता है, बाल विवाह से आशय उस विवाह से है जिसके अंतर्गत कोई लड़की या लड़का दोनों ही कैसे हो, बाल हो, बाल मतलब बालक हो, ठीक है, नाबालिग हो, ठीक है। तो ये तो बात सही है, बाल विवाह का मतलब यही होगा, और क्या होगा, इसमें क्या बात है ना। डी वाला स्टेटमेंट आपका सही है साथी। तो इस प्रकार से डी हो जाएगा आपका प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। समझिए, कहता है कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो यही है क्या कि बाल विवाह को प्रतिषिद्ध करना है, रोकना है। अधिनियम में कुल कितनी धाराएं, 21 धाराएं हैं। धारा 2 क में बालक शब्द को परिभाषित किया गया है और बालक में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है यदि वह पुरुष है तो उसकी आयु 21 साल है और अगर महिला है तो उसकी आयु कम से कम 18 साल है। हालांकि मोदी जी ने एक बिल लेकर आया है और यहाँ पे महिलाओं की आयु 21 कर दिया और पुरुषों की आयु 23 कर दिया है, लेकिन अभी तक वो बिल पारित नहीं हुआ है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 2021 में बिल आया था ऐसा, लेकिन अभी वो बिल पारित नहीं हुआ है, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी वही चल रहा है पुराना वाला नियम, 21 साल पुरुष और 18 साल महिला, ठीक है। तो धारा 2 ख में बाल विवाह शब्द को परिभाषित किया गया है कि बाल विवाह क्या होगा, उसके बारे में बंध दिया गया साथी, है ना। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन साथी दिया गया है, ये 2017 का यूपी दरोगा भर्ती का सवाल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। करण निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में सही है। अधिनियम के अनुसार करार करने वाले पक्ष की इच्छा पर जो शादी के समय बच्चा था या थी, प्रत्येक बाल विवाह कैसा होगा, अयोग्य है। जिला अदालत में वयस्कता प्राप्त करने के 3 वर्ष के भीतर शादी को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल करके ऐसे व्यक्ति द्वारा अमान्य की एक अज्ञापति प्राप्त की जा सकती है। क्या मतलब है इसको, अभी समझाते हैं। दूसरा कहता है कि एक अज्ञापति देने के समय जिला अदालत दोनों पक्षों और उनके माता पिता भाइयों को अन्य पार्टी धन, सोना, गहने, उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तु लौटाने का आदेश देगा। क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिएगा कि पहला वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। समझिए क्या कहानी है। देखिए, मान लीजिए साथी, यहाँ मैं किसी एक व्यक्ति को पकड़ूंगा, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और इन भाई साहब का विवाह हो जाता है। किसके साथ विवाह होता है साथी, विवाह हो जाता है बी नाम की किसी बच्ची के साथ, है ना। और इस समय बच्ची कैसी है साथी, इसकी स्थिति पर चर्चा करेंगे। एक तो यह बच्ची अवयस्क है, मतलब नाबालिग है, ठीक है। नाबालिग कहने से अच्छा है कि मैं इनकी एज अगर 19 साल लिख दूं तो आप समझ लेना नाबालिग, क्योंकि बच्ची 21 साल में मानी जाए, सॉरी गलत हो जाएगा साथी, 16 साल में लिख देता हूं क्योंकि 18 साल में ये बालिग माने जाएंगे, ठीक है। 16 साल की ये बच्ची है साहब, है ना। इनका विवाह ए नाम के भाई साहब के साथ हो जाता है और जब ये पढ़ लिख करके बड़ी होती हैं, विवाह हो जाता है, गौन भी हो जाता है, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें, है ना। तो बी नाम की जो महिला है, जब इनकी 2 साल बीत जाता है साथी, तो जाहिर सी बात है ये 18 साल की होती हैं, 18 साल की होती हैं, ठीक है। और अब इन्हें समझ में आ गया है कि इनका जो विवाह हुआ था वो बाल विवाह हुआ था, इन्हें समझ में ये बात आ गई है। पहली स्थिति, दोनों स्थिति पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जब मान लीजिए कि ये बालिग हो जाती हैं और इन्हें ध्यान आता है कि मेरा विवाह जो है वो
नाबालिग थी, मैं तब हुआ था, तो ये अपने विवाह को रद्द कराने की बात कर सकती हैं और रद्द कराने के लिए ये याचिका दायर कर सकती हैं जिला न्यायालय यानी जिला अदालत के पास। कब दायर कर सकती हैं? बालिग होने के 2 वर्ष के अंदर। जैसे ये 18 साल की हुई तो अपनी उम्र के 20वें साल तक यह जो है साथी खुद जा करके ऐसा कर सकते हैं। आपके समझ में आ गई बात? ये बात है। दूसरी स्थिति थी 16 साल पे। 16 साल की क्या स्थिति थी? 16 साल की स्थिति ये थी साथी कि इस केस में, ठीक है, इनके अभिभावक, माता-पिता, ठीक है, अभिभावक, जिसमें साथी आप माता-पिता कह सकते हैं, ठीक है, ये जाकर के इस विवाह को रद्द करा सकते थे। लेकिन माता-पिता क्यों रद्द कराएंगे? उनकी मर्जी से ही ऐसा हुआ होगा। तो अभिभावक भी करा सकते हैं। अगर ये चाहें स्वतः तो स्वतः भी जा सकती हैं साथी, है ना? स्वतः भी चाहें तो इस कंडीशन में भी रद्द करा सकती हैं। और अगर ये बालिग नहीं है तो अभिभावक भी जा सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है, ठीक है। और अगर ये चाहें तो किसी विधि विशेषज्ञ यानी वकील के माध्यम से भी ऐसा करा सकते हैं। तो ज्यादातर इन सब केसों में वकील जाता है, लेकिन भारत में हाथ सिर्फ तभी उठाया जाता है जब हमारे पड़ोसी देश में किसी भारतीय को मारा जाता है। मैं आपके अपने जीवन की एक दुखद बातें बताऊं, अभी मैं कुछ दिन ही नहीं बीता, 6 महीने नहीं बीता है, मैंने पढ़ा साथी कि हमारे ही उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ 8 दरिंदों के द्वारा दरिंदगी की गई है, ठीक है। महिला के साथ किया गया दुष्कर्म। 8 लोग मिलकर के, 8 या 4 थे, आई थिंक 4 थे, ठीक है। कासगंज की घटना, उत्तर प्रदेश की घटना है। मेरे दोस्त, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि इन महिला के लिए तिरंगा झंडा उठाया गया हो कि नहीं महिला थी इसका अपमान हो रहा है। किसी ने तिरंगा झंडा नहीं उठाया साथी। रौंद जा रही बेटियां, तब तिरंगा झंडा नहीं उठता है। तिरंगा झंडा अभी उठा साथी जब यही हमारे पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में किसी एक हिंदू के ऊपर अत्याचार किया गया, तब तिरंगा झंडा लेकर के सारी महिलाएं रोड पे आ गई हैं। ये क्या गंदगी है? अपने देश की बेटियां, अपने देश के अंदर बेटियों के साथ इतना दुष्कर्म होता है, तब तो तिरंगा झंडा नहीं उठ रहा है। भाई वहां भी वो चीज गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उठाना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ भी तो बोलना चाहिए कि तिरंगा झंडा सिर्फ सारा प्यार, सारा हिंदुस्तानी, सारा सनातन धर्म तभी सामने आ जाए जब बात बांग्लादेश में या पाकिस्तान की आए हैं। भारत के अंदर मारे जा रहे हैं तब तो कोई नहीं आ रहा है, गलत बात है। तो ऐसे ही ये सब चीजें हो रही हैं हमारे आंखों के सामने, हम इस पर चुप हैं साथी। तो पहला ऑप्शन देखेंगे अगर इसके तहत, तो ये 3 वर्ष का जो फंडामेंटल साथी, ये चीजें गलत हो जाएंगी। यहाँ पे ये 2 वर्ष होना चाहिए था, इस कारण से ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, जब ये आज्ञापति मान लीजिए प्राप्त कर लेती हैं, मतलब एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेती हैं, तो माननीय मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं कि ए नाम के व्यक्ति के ऊपर कह सकते हैं, भाई अब जो तुमने गहना बिक्कर जेवर जेवरात लिया गया है वो सारी चीजें फिर से तुम उनको लौटा दो। अब वो जितना मन कहे उतना तुम्हारे ऊपर लिखवा सकते हैं, भाई सब तुमको देना पड़ेगा, माननीय मजिस्ट्रेट साहब चाप के लेंगे तुमसे, है ना। तो ये सारी प्रोसेस आपको समझना है साथी। तो बहुत अच्छी बात है, बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब, ठीक है। मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा इस केस में, बस मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरी अपनी निजी राय है, बाकी आप अपनी चीजों पर अटल रहें। धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 के अनुसार प्रत्येक बाल विवाह अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित किया गया हो, संविदाकार पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरण होगा जो विवाह के समय बालक था। इसका क्या मतलब? इसका 2 कंडीशन, 2 सिचुएशन होता है साथी। एक तो होता है जैसे आपने देखा कि उस महिला के द्वारा जाकर के शून्यकरण करा दिया गया, मतलब वो खत्म करा दिया गया, ठीक है। एक केस होता है कि कोई काम किया गया वो शून्य ही हो जाए, शून्य हो जाए, दोनों में अंतर होता है। इसमें आप जा करके कहेंगे तब जाके काम होगा, और ये स्वतः ही हो जाएगा, बस स्थिति का अंतर होना है। तो धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी इस तरह का विवाह जो है साथी वो कैसा होगा? शून्यकृत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपने देखा कि अगर बाल विवाह का ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसके लिए 2 वर्ष पहले दाखिल किया जाना अनिवार्य है, वो आपने देख लिया साथी, ठीक है। मैंने कहा कि याचिका दाखिल किए जाने के समय यदि याची कैसा है? अवयस्क है, तब उसके संरक्षक मतलब समझ लीजिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ये भी हो सकते हैं, या न्याय मित्र मैंने वकील के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है। ये अधिकारी की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। इस पर चर्चा आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या कर रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की डाट के अनुसार बाल विवाह का अनुबंध करने वाली महिला पक्ष को भरण पोषण और आवास का प्रबंधन कौन करेगा? ये चीजें बहुत अच्छी थी साथी। तो ये बात लिखी गई है धारा 4 में। धारा 4 में क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा क्या क्या प्रावधान किया गया है। मान लीजिए जैसे अभी पहले पढ़ लीजिए इसको। धारा 4 में कहा गया कि बाल विवाह का अनुबंध करने वाली महिला पक्ष को भरण पोषण और आवास का प्रबंधन, यहाँ पे
कहा गया इसके तहत जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, यदि ऐसे विवाह के बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है तो उसके माता पिता संरक्षक को विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण का संदाय करने के लिए निर्देश देते हुए अंतिम आदेश पारित कर सकेगा। मेरी भाषा में समझिएगा। मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, बार बार मैं ही क्यों जाऊं, ए के मिश्रा सर ही क्यों जाए, कभी कभी कोई और जाए, तो बी नाम के व्यक्ति को मान लीजिए, है ना, बी नाम का कोई व्यक्ति है और केस समझिएगा, बी नाम का व्यक्ति जो कि अवयस्क है, ठीक है, मतलब ये अवयस्क है साथी, पर इन भाई साहब का मन था, इन्होंने विवाह कर लिया, ठीक है, विवाह कर लिया साथी। विवाह जिससे किया इन्होंने वो आर नाम की महिला है, ठीक है, आर नाम की महिला है, इनसे इन्होंने विवाह कर लिया और दुर्भाग्य से ये महिला भी कैसी है साथी, अवयस्क हैं, ठीक है, अवयस्क हैं। तो अब बी नाम के जो व्यक्ति हैं, याद रखेंगे साथी, बी नाम के व्यक्ति के जो माता पिता हैं, यानी इनके जो माता पिता हैं, माता पिता, ठीक है, इनका पूरा संरक्षण और इस महिला का पूरा इस महिला का पूरा संरक्षण जिनसे विवाह किए हैं, ये पूरा संरक्षण साथी इनके हाथ में डाला जाता है। ये बात लिखा गया है धारा 4 में, ठीक है। महिला पक्षकार का भरण पोषण और आवास का पूरा प्रबंधन करेंगे जब तक उस महिला का पुनर्विवाह नहीं हो जाता है। नहीं समझे आप, ऐसे समझिए, एक और भाषा में समझिए। ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति से विवाह किया, ठीक है, बी नाम की जो महिला है साथी, वो कितने साल तक इनके साथ रही, 2 इयर्स तक साथ रही इनके। फिर इन्हें याद आ जाता है कि मेरी जो शादी हुई थी, मान लीजिए तब जब शादी हुई थी इनकी एज कितनी थी, 16 साल थी, और अब इनकी एज साथी हो चुकी है 18 साल, ठीक है, 18 साल हो जाती है। तो अब ये क्या कहेंगी, ये कहेंगी मेरा विवाह अवैध है, खुद को अवैध घोषित करा लेंगे, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे, यार मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, अधिनियम की धारा 4 सेक्शन 4 का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 4 के तहत ये कहेंगी कि देखो भाई, अब जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता है तो मेरा भरण पोषण देखोगे। ए नाम का व्यक्ति बेचारा परेशान हो जाएगा साथी, है ना। तो भाई तब तक भरण पोषण देखना पड़ेगा जब तक इनका विवाह नहीं हो जाता है। और मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति अभी अवयस्क था तब, तो इसके माता पिता देखेंगे साहब, है ना, माता पिता देखेंगे। बस यही बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला करेंगे नेक्स्ट, इसीलिए बहुत सोच समझ के विवाह अपना करिएगा। करा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अधिनियम के तहत जहां बाल विवाह से संतान उत्पन्न हुए हैं, जिला न्यायालय ऐसे संतान की अभिरक्षा तथा भरण पोषण के लिए समुचित आदेश भी पारित कर सकता है। भाई हो सकता है विवाह हुआ तो संतान उत्पत्ति होती है ना, होगा, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए भी ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, उसके लिए भी अभिरक्षा की बात की जा सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर इससे जो उत्पन्न होगा वो धर्म संतान माना जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लीगल माना जाएगा, ऐसा ध्यान रखना साहब, है ना। तो ये दोनों बातें आपके सही हैं साथी, सी स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि बाल विवाह के जो बालक होंगे, ऐसा जो बालक मतलब उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न बच्चे के लिए अभिरक्षा और भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं, माननीय न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है साथी, है ना। और जिला न्यायालय इसके लिए कर सकता है। अधिनियम की धारा 6 के तहत जो इस प्रकार से जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी वैधता के संबंध में अर्पण दिया गया है, और इस प्रकार का बच्चा कैसा होगा तो धर्म संतान माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के डाट के तहत बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए सजा, हाँ, पुरुष को तो सजा मिलनी है, इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सजा नहीं मिलती, ध्यान रखना साहब, है ना। पुरुष को सजा मिलेगी साहब। कैसी सजा मिलेगी सर? अधिनियम की धारा कौन सा, 9 कहा गया है, 9 में, अधिनियम की धारा 9 में सजा दिया गया है साथी। अगर कोई पुरुष है जिसकी आयु 18 साल से अधिक है, ठीक है, और वो क्या करता है साथी, यदि इसके तहत जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क बाल विवाह की संविदा करता है, मान लीजिए जिसकी आयु ज्यादा है लेकिन वो फिर से बाल विवाह कर लेता है, तो उसे 2 वर्ष तक का कठोर कारावास होगा, ठीक है, और 1 लाख रुपए तक की जुर्माना से संदेह होगा। लेकिन बाल विवाह करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कहोगे सर अभी मूवी में आप देखते हैं जो बुढ़ा होता है, 40 साल का बुढ़ा होता है, महिला होती है 26 साल की, उससे विवाह कर लेता है, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये महिला 15-16 साल की होगी तब ये चीज नहीं होगा, तब 2 वर्ष की उनको सजा मिल जाएगी और 1 लाख रुपए तक का उनको जुर्माना देना पड़ सकता है साथी, ठीक है। और धारा 10 में क्या कहा गया है, धारा 10 के तहत जैसे अभी आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल काफी चर्चा में रहता है बाल विवाह को लेकर के,
तो वहाँ पे बाल विवाह ज़्यादातर अभी भी होता रहता है साथी। और जो हमारे अभी भी कुछ पिछड़े क्षेत्र में ऐसा होता रहता है। लेकिन धारा 10 में कहा गया कि अगर कोई बाल विवाह को अनुष्ठापित करता है, माने उसकी तैयारी करता है या बाल विवाह को करवाता है, तो उसको भी सज़ा मिलेगा। तो धारा 9 में तो उस पुरुष को सज़ा मिलेगा और धारा 10 में उनको सज़ा मिलेगा जो ये बाल विवाह कराएँगे, चाहे माता-पिता हों, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई संगठन हो। यहाँ पे ये ध्यान रखना ज़रूरी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सज़ा से छूट प्रदान किया गया है? यानी महिलाओं को सज़ा नहीं होगी साथी। ये बात समझने वाली है। तो याद रखेंगे महिलाओं को सज़ा नहीं होती है, ये बात लिया है 11 में। तो आपने क्या पढ़ा? आपने सिंपल सा पढ़ा 3 धारा। एक तो आपने 9 पढ़ा, ठीक है? 9 में आपने देखा कि पुरुष को सज़ा मिलेगा, ये जो पुरुष है इनको सज़ा मिल जाएगा। 10 में आपने क्या पढ़ा? 10 में आपने कहा कि जो अनुष्ठान कराएगा बाल विवाह का उनको सज़ा मिल जाएगा। 11 में आपने देखा कि एग्जेम्प्टेड है, यानी महिला को सज़ा नहीं होगा। महिला को सज़ा यहाँ पे नहीं होगा। पूरे अधिनियम में महिला को सज़ा की बात कोई नहीं करी गई है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक है। तो ये बात लिखी गई है धारा 11 के अंदर जाते हैं, ठीक है? अधिनियम की धारा 11 के तहत बाल विवाह को बढ़ावा देने की अनुमति देने के लिए सजा को बंद किया गया है। इसके अनुसार जो कोई माता-पिता बाल विवाह अनुष्ठान को प्रेरित करता है या अनुमति देगा, माता-पिता को 2 साल का कम से कम सजा मिलेगा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दे सकते हैं। परंतु इस धारा के तहत महिला को सजा नहीं होगी, जो महिला है उन्हें सजा नहीं होगी साहब। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 8 के तहत बाल विवाह कैसा शून्य होगा यदि वह बल से विवश करके या अगवा करके या ऐसे किसी अन्य तरीके से किया गया हो। देखिए, मान लीजिए कि ए नाम का कोई गुंडा मवाली है, मतलब फिर से मैं आ गया, ठीक है। ए नाम का कोई मान लीजिए व्यक्ति है, साथ ही गुंडा मवाली है और वो उसकी जो प्रियतमा है, क्या बताएं, प्रियतमा तो है नहीं, मान लीजिए कि कोई भी प्रियतमा है एक्जेड, एग्जिस्ट नहीं करती है ना, तो एक्जेड नाम की कोई प्रियतमा है और ये सोचते हैं कि बस यार कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार है और मैं इनसे जो है विवाह करना चाहता हूँ और बस ये क्या करें, इनको अगवा करा लें, अगवा करा लें साहब, है ना। अगवा तो करा लिए, मतलब अभी समझदारी कम थी, अगवा करा लिए, है ना। इनको क्या पता था जीवन और भी है, कानून है, सजा मिलेगी सब, है ना। विवाह कर लिए, सोचिए अब तो सब कुछ सही है, अगवा करा के साहब ये विवाह कर लेते हैं। तो इस तरह का जो विवाह होगा साथी, इसे शून्यकरण कराने की जरूरत नहीं है। नहीं, इस तरह का जो विवाह होगा वो ऑटोमेटिक शून्य है, माना ही नहीं जाएगा, लीगल नहीं होगा, शून्य है। अब हम नहीं कह सकते कि हमसे इनका विवाह हुआ, नहीं कह सकते, ये इलीगल है, शून्य है, महिला को कहने की जरूरत ही नहीं है। और आपने ऊपर भी पढ़ा कि शून्यकरण कराया जा सकता है महिला के द्वारा, अगर वो वयस्क होती है तब। अब ये जब मन कहे तब इसको शून्य करा सकते हैं सब, है ना, ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे तो ये बात कहाँ पे लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी धारा में ये बात, ये प्रावधान साथी किया गया है साहब, ठीक है। तो ये बात लिखी गई है धारा 12 में, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। समझेंगे बात को। धारा 12 में कहा गया कि यार देखो, कुछ परिस्थिति ऐसी होती है, अगर तुम उस परिस्थिति में शादी कर लेते हो किसी अवयस्क महिला से, तो वो विवाह इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, बेकार माना जाएगा, शून्य होगा। कौन सी परिस्थिति होगी? विधि पूर्वक संरक्षता में से ले जाया जाता है या बहका के ले जाया जाता है, ठीक है, या किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश किया जाता है, या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके, कैसे भी करके, मान लीजिए कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं सुसाइड कर लूंगा अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी। जैसे हमारे यहाँ होता है हिंदी सीरियल में, टीवी सीरियल में, कि बस बेटी मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम बस इस नालायक के साथ शादी कर लो, बेरोजगार आत्मा के साथ, ऐसा वाला, ठीक है। तो वो भी नहीं माना जाएगा। बाल विवाह के प्रयोजन से अगर किसी महिला को विक्रय कर दिया जाता है तभी भी नहीं माना जाएगा, या और उसके विवाह की किसी रीति को पूर्ण कराया जाता है यदि अवयस्क का विवाह कर दिया जाता है, जिसके पश्चात अवयस्क को अनैतिक प्रयोजन के लिए विक्रय दुर्भाग्य, मतलब सिंपल सा है, आप समझ लीजिए कि इस तरह से अगर कोई जबरदस्ती वाली कोई काम कराई जाएगी तो अपने मन अवैध हो जाएगा। अगला, देखने में सवाल बड़ा है लेकिन ये सवाल पेपर में पूछा गया है। करा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से कंप्लेंट या अन्य प्रकार से सूचना प्राप्त होने पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई बाल विवाह व्यवस्थित की गई है या उसका अनुष्ठान किया जाना है, तब मजिस्ट्रेट ऐसे विवाह को प्रसिद्ध करने के लिए, देखिए सिंपल सी बात है, मेरी भाषा में समझिएगा। मान लीजिए कुछ लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं, एक शब्द है साथी बाल विवाह को लेकर के कंप्लेन, तो मैं यहाँ पे बाल सिर्फ लिख रहा हूँ और विवाह लिख रहा हूँ। बाल विवाह को लेकर के कंप्लेन,
कंप्लेन के लिए दो स्थिति पैदा हो सकती है। एक तो कहीं पर मान लीजिए हो रहा हो, कोई ऐसा स्थान है जहां पे बाल विवाह हो रहा हो, ठीक है, तो स्थिति कंप्लेन की ऐसा आप समझिएगा कि कंप्लेन कैसे क्या होगा। तो मान लीजिए कि पहली स्थिति ऐसा थी कि कहीं पर कोई स्थान है जहां पे बाल विवाह हो रहा हो, ठीक है, और कोई व्यक्ति है, कोई सामाजिक व्यक्ति है जिसको लगता है साथी कि यहाँ पे बाल विवाह कराया जा रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति क्या करता है, दो लोग की मैं चर्चा करूंगा। एक तो कोई भी व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, संस्था भी हो सकती है, कोई हो सकता है, और दूसरा जो बाल विवाह अधिकारी होता है साथी, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति भी है और वो कंप्लेंट कर देता है किसके पास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, यानी जिला न्यायालय के न्यायाधीश के पास, अगर वो कंप्लेंट कर देता है कि साहब ये कोई स्थान है जहाँ पे बाल विवाह कराया जा रहा है, चाहे वो कोई व्यक्ति कह दे, चाहे वो बाल विवाह अधिकारी कह दे, इन दोनों में से कोई भी अगर कंप्लेंट करता है किसके पास, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आते, ठीक है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं कि इस जगह पर, इस स्थान पर रोक लगा सकते हैं साहब। इस स्थान पर ऐसे विवाह को प्रतिसिद्ध करने के लिए एक व्याप्त जारी कर सकते हैं, एक आदेश जारी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई विवाह नहीं होगा। अब समझ गए बात को, तो नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में चर्चा में रहता है साथी, और भी कुछ क्षेत्र है, राजस्थान के कुछ क्षेत्र में बाल विवाह होता है साथी, है ना। फिर भी मान लीजिए कि उनके इस आदेश की अगर आप अवज्ञा करते हैं, नहीं मानते हैं, आपका मन नहीं मानेंगे, डीएम को भी नहीं मानते हैं, ऐसा बहुत बार केस हुआ है, लोग लाठी ले खड़े हो गए साहब, है ना, तो क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो आदेश की अवज्ञा करते हैं तो 2 साल की उन्हें सजा मिल सकती है। कितने साल की? 2 साल का उन्हें कारावास हो सकता है। 3 साल दिया है, गलत दिया है, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कितना? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है ये। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ में आ गई होगी साहब, है ना। तो ये बातें लिखी कहाँ गई हैं? ये बातें धारा 13 में लिखा गया है। तो क्लियर कर लेना मामला भाई, धारा 13 सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर कोई व्यक्ति केस कर दे या जो बाल विवाह प्रसिद्ध अधिकारी हैं वो कह दें, तो उनके कहने पर जो हमारे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब होंगे, यहाँ पे लिखा होगा, या जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे हो जाएंगे, और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, तो ये क्या कर सकते हैं कि आदेश जारी कर सकते हैं कि भाई मत करो। लेकिन नहीं, जबरदस्ती करना है तो भैया आपको सजा मिलेगा, कम से कम 2 साल का, और कम से कम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों से हो जाएगा। लेकिन किसी भी केस में स्त्री को कारावास नहीं होगा, स्त्री को सजा नहीं मिलेगी साहब, है ना। अगला, बाल विवाह प्रसिद्ध अधिनियम 2006 की डाडाडाट के तहत निषेधाज्ञा आदेशों के उल्लंघन की में बाल विवाह शून्य होगा। वही वाली बात है, मान लीजिए कि कुल काम तो बाद में होगा ना भाई, सारा काम तो बाद में होगा, लेकिन विवाह तो हो जाएगा, सजा वजा तो बाद में मिलेगी ना, ठीक है। लेकिन क्या धारा 14 कहता है कि भाई ठीक है, अगर धारा 13 के तहत, धारा 14 कहता है ठीक है, अगर तुम धारा 13 के तहत विवाह कर लिए हो तो वो जो विवाह होगा साथी वो शून्य होगा, ऑटोमेटिक शून्य मान लिया जाएगा। लेकिन जानते हैं भारतीय समाज की एक सबसे बड़ी गंदगी विशेषता क्या है पता है? अगर महिला का विवाह किसी पुरुष के साथ एक बार हो जाता है तो उसे पता नहीं क्या लोग समझ लेते हैं, महिला को समान है, क्या है भगवान जाने, उसे फिर समाज में एक अलग ही दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं लोग। इस हड्डी चमड़े मांस के शरीर को एक पर्टिकुलर पहचान देकर के, आप मेरी भावना को समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, बस सारी दुनिया उसी में गुम है ना, एक पर्टिकुलर भावना को देकर के, और फिर से अगर इनका विवाह शून्य घोषित भी कर दिया जाए तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलेगी और उस बच्ची की विवाह दोबारा नहीं होगा, बहुत ही रेयर चांसेस आते हैं, क्योंकि हमारा समाज उन चीजों को अस्वीकृत कर देता है जो सही है। हमारा यही समाज है साथी जो ये नहीं मानता है कि प्रभु जो है वो जीवों में रहना पसंद करेंगे, खास करके पेड़ पौधों में रहना पसंद करेंगे, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हम इस पर चर्चा करने के बजाय, इस पर बल देने के बजाय हम ऐसे कुकृत्य करते रहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, आडंबरपूर्ण चीजें करते रहते हैं। बल्कि प्रभु वहां पे है जहाँ पे जीवन है और पेड़ों में पाए जाते हैं। और समाज की बुराइयां काश कभी नहीं खत्म होने वाली साहब, हम और आप मिलकर खत्म करेंगे एक दिन। देखिए, हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे कहा कि भाई धारा 14 में कहा गया कि अगर किसी महिला का धारा 13 के तहत विवाह हो जाता है तो विवाह कैसा होगा? वह विवाह शून्य माना जाएगा। यही बात लिखी गई है धारा 14 में।
कि अगर आप निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करते हैं और लेकिन बाल विवाह कर लेते हैं तो बाल विवाह शून्य माना जाएगा। और कहा गया है कि इसी अधिनियम में धारा 14 में ये बात कह दिया गया, धारा 15 में कहा गया है कि भारतीय नागरिक न्याय संहिता से जब परिभाषित किया जाएगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा कर देता है तो माननीय न्यायपालिका क्या कहेंगे, ताज-ए-रात-ए-हिंद, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के उल्लंघन में ए नाम के किसी व्यक्ति को, ठीक है, या के लिए यह जो अपराध है वह कैसा अपराध है, यह एक संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती अपराध है, इसके तहत इनको सजा दी जाती है। कहने का मतलब है जब हम भारतीय नागरिक न्याय संहिता के अकॉर्डिंग परिभाषित करने की कोशिश करेंगे तो ये कहता है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके तहत अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई अपराध करते हैं तो वह अपराध है, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो वो संज्ञेय होगा, ठीक है, और गैर जमानती होगा, आपको जमानत नहीं मिलेगी। इन्हें वकील साहब गए रात में कहेंगे साहब जमानत पे छोड़ दो, अरे कहाँ से छोड़ दो, मानी कोर्ट कहेंगे सीधे गैर जमानती है, जमानत पर भी नहीं छुड़ाया जा सकता है, ठीक है, नॉन अवेलेबल है साहब, तो इसको ध्यान रखेंगे, धारा 15 में बात लिखी गई है, ठीक है। अगला, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, अब देखिए ये जो अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ये बात लिखी गई है साथ ही धारा 16 में कि ये जो अधिकारी होते हैं इन्हें राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखेंगे साहब। और इसी अधिनियम के धारा 16 में कहा गया है कि जो ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होंगे इन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा, लोक सेवक माना जाएगा, और ये बात इस अधिनियम की धारा 17 में लिखा गया है। क्लियर हो रही ना बातें, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला कह रहा है कि भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, तो पुरुष प्रधान समाज, खराब दशा के लिए पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदार है, ये है, दहेज प्रथा भी जिम्मेदार, ये भी जिम्मेदार नहीं है। विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह करना कौन सा खराब दशा हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है साथी, है ना। विधवाओं के पुनर्विवाह को लेकर के हमारे उस समय जब देश में शिक्षा की कमी थी तब के लोगों ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी हुई हैं। आज तो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो सारे लोग डॉक्टर थे। आज हमारे संविधान सभा में, अब हम आपको क्या ही कहें, रोना आता है। एक ऐसी महिला अभी बनी है, मुझे बिहार का इलेक्शन याद आ रहा है, जिन्होंने शपथ लिया है और शपथ में वो हिंदी नहीं पढ़ पा रही मेरे भाई, और वो चली है बिहार की किस्मत बदलने। आप कल्पना करिए, क्या ये बिहार की लेजिस्लेटिव के अंदर कोई काम कर पाएंगे? नेवर भाई, उनको जब हिंदी तक समझ में नहीं आता तो उनके कॉग्निटिव माइंड क्या होंगे साहब। ये लोग संविधान की बात चला रहे हैं, इन्हें क्या इंपॉर्टेंस पता है, पर है री बावरी दुनिया इन्हीं के पीछे पड़ी हुई जात धर्म में। देखिए साहब, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक व्यक्ति हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से 1856 में आया, पेपर में आएगा, ध्यान रखना। आगे चल के विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का गठन विष्णु पंडित शास्त्री के द्वारा 1850 में किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। एक और आखिरी क्वेश्चन ये पेपर में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा कि शारदा एक्ट कब पारित किया गया था, साथ ही ये अधिनियम लाया गया था 1930 में। तो इस प्रकार सही आंसर बनने का आपका कौन सा सी हो जाएगा, राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था, 1930 में, और इसमें पुरुषों के लिए कम से कम 18 साल और महिलाओं के लिए कम से कम 14 वर्ष की उम्र तय की गई थी विवाह का। भारत सरकार अधिनियम 1978 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लेकर के आया, जो कि आगे चल के साथ ही 2006 में फिर से संशोधित किया गया था। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कल फिर से हम लोग बाल से संबंधित जो भी कानूनी प्रावधान है उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद। और एक बार आखिरी में, ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं तो ध्यान रखेंगे कैपिटल में यहाँ पे करिएगा HDCLASSES को।